वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एसटीआर के जो पोस्टुलेट्स थे उनको अच्छे से समझा था और साथ ही साथ हमने लोरेंज रूपांतरण संबंधों को प्राप्त किया था। अब हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे कि लोरेंज रूपांतरण संबंध के कुछ एप्लीकेशंस हैं या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको समझाने के लिए आप लोरेंज रूपांतरण संबंध का उपयोग करोगे, उनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, पहले मैं उन घटनाओं की जानकारी आपको दे देता हूँ कौन कौन सी होगी। सबसे पहली होगी आपकी लंबाई में संकुचन। ये क्या, ये सब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, आप एक बार नोट कीजिए। लंबाई में संकुचन। दूसरी है आपकी समकालिकता, जिसको हम कहते हैं साइमल्टेनिटी, समकालिकता। इसको हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम कहेंगे समकालिकता। तीसरी है आपकी काल विस्तारण, जिसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन। और फोर्थ है आपकी वेगों का संयोजन, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेलोसिटी। ये चार कुछ ऐसी बातें हैं जिनको समझाने के लिए आपको लोरेंज रूपांतरण संबंध उपयोग में लेने होंगे। इसको मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में भी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये सारे सब इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे। दूसरा है साइमल्टेनिटी, ठीक है। और तीसरा है आपका टाइम डायलेशन। और फोर्थ है आपका एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है ना। ये चार ऐसी चीजें हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी है और इन चारों को समझाने के लिए आपको लोरेंज रूपांतरण संबंध प्रयुक्त करने होंगे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या समझेंगे, लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसको हम समझते हैं ये क्या है। तो देखिए, मैंने हेडिंग लिखी है लंबाई में संकुचन। क्या है इसको आप समझिए। आपके पास देखो, जब हम लोरेंज रूपांतरण पढ़ते तो हमारे पास इस प्रकार के दो निर्देश तंत्र हैं, एक एस है और एक मेरे पास क्या है, एस डैश है। और एस डैश एस के सापेक्ष v वेग से चल रहा है। इस प्रकार की सिचुएशन हम लिखते हैं। इसको हम जनरली स्थिर कहते हैं, इसको गतिशील कहते हैं। ये एक सामान्य सिचुएशन है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, जरूरी नहीं है कि ये स्थिर और ये गतिशील हो, डिपेंड करता है आप कहां से देख रहे हो। अगर यहां खड़े होकर देखोगे तो ये स्थिर हो जाएगा, ये गतिशील हो जाएगा, और अगर यहां खड़े होकर देख रहे हो तो ये गतिशील, ये स्थिर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लंबाई में संकुचन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पेन है, इसको मैंने एक तरह से बार कह दिया, छड़ कह दी कोई, तो इसकी कुछ न कुछ लंबाई है। इसकी लंबाई हम कैसे निकालते हैं, ये मान लीजिए इसका एक सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है, इन दोनों सिरों के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या होगी, इस छड़ की या इस पेन की लंबाई होगी। अब लंबाई चाहे x हो, चाहे वेग हो, चाहे त्वरण हो, वो सब हम मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, किसी न किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष करते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे इस छड़ की लंबाई निकालनी है तो इस छड़ का कोई न कोई निर्देशांक होगा। इसका मान लीजिए x1 है, इसका x2 है, तो x2 माइनस x1 क्या होगी, इस छड़ की लंबाई होगी। तो ये जो आप x1 x2 या x1 डैश x2 डैश निकालोगे, वो किसके सापेक्ष निकालोगे, अगर इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष निकालोगे। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई छड़ है, उस छड़ की लंबाई में एक s फ्रेम में निकालता हूं और एक s डैश फ्रेम में निकालता हूं, तो क्या वो लंबाई सेम रहेगी या कुछ अलग होगी। तो लंबाई में संकुचन ये बताता है कि नहीं, लंबाई सेम नहीं रहेगी। वर्ड ध्यान से सुनना कि एक तो मैं छड़ की लंबाई को नाप रहा हूं स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष, तो स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष जब छड़ की लंबाई नापूंगा तो मुझे वही लंबाई प्राप्त होगी जो वास्तव में इसकी लंबाई है। सपोज कीजिए इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई मुझे 10 सेंटीमीटर ही प्राप्त होगी। तो उस लंबाई को हम कहते हैं उचित लंबाई, या उसको हम एक इंग्लिश में वर्ड कहते हैं प्रॉपर लेंथ। तो प्रॉपर लेंथ आपको हमेशा कब मिलेगी, जब आप छड़ की लंबाई का मापन स्थिर निर्देश तंत्र में करोगे। ये चीज क्लियर हो गई। और फिर अगर मैं उसी छड़ का मापन एक ऐसे निर्देश तंत्र में कर रहा हूं जो v इज कंपेरेबल टू c वेलोसिटी से चल रहा है, किस वेलोसिटी से, v इज कंपेरेबल टू c वेलोसिटी से, यानी मैं अगर उस छड़ की लंबाई का मापन किसी गतिशील निर्देश तंत्र में करता हूं तो उस छड़ की लंबाई मुझे वही प्राप्त नहीं होगी जो वास्तव में उसकी है, बल्कि मुझे उस छड़ की लंबाई कुछ कम प्रेक्षित होगी। जैसे मान लीजिए इस छड़ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है जो मैंने नापी है स्थिर निर्देश तंत्र में, और अगर मैं इसी छड़ की लंबाई को गतिशील निर्देश तंत्र में नापूंगा तो वो मुझे 10 सेंटीमीटर से कुछ कम प्राप्त होगी। तो अगर लंबाई कम प्राप्त हो रही, इसका मतलब क्या होगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, लंबाई संकुचित हो गई। तो ये इसका सिंपल सा मतलब है। तो इसके लिए एक शब्द ध्यान रखना, क्या मतलब है, लंबाई में संकुचन का सिंपल सा मतलब है कि किसी छड़ की जो लंबाई है वो गतिशील निर्देश तंत्र में हमेशा क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। अब ये तो थ्योरेटिकल बात की, अभी मैं पूरा का पूरा उसको प्रूफ करके बताऊंगा। मेरे पास दो लेंथ आएगी, एक लेंथ होगी जो मैं स्थिर निर्देश तंत्र में नापूंगा जिसको मैं कहूंगा प्रॉपर लेंथ, और एक लेंथ ऐसी होगी जो मैं गतिशील निर्देश तंत्र में मापूंगा। तो वो जो गतिशील निर्देश तंत्र में आप लेंथ को मापन करोगे वो हमेशा आपको स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या मिलेगी, कम ही मिलेगी।
ठीक है ना। कितनी कम मिलेगी वो हमारा इश्यू अलग है, वो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी निकालेंगे, लेकिन वो कम मिलेगी और कम मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, लंबाई में संकुचन हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर एक चीज आपको और नोट करनी है कि जब आप लंबाई में संकुचन की बात करते हो तो आप मेजरमेंट कर रहे हो किसका, स्थितियों का। छड़ है तो इसकी लंबाई कैसे नापोगे, एक तो ये स्थिति निकालोगे और ये स्थिति निकालोगे। तो आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि जब हम इन स्थितियों का मापन कर रहे हैं तो स्थितियों का मापन आप किसी न किसी समय पर करोगे तो वो समय अलग नहीं होना चाहिए। यानी जिस क्षण पर आप x1 x2 निकाल रहे हो उसी क्षण पर आपको x1 डैश और x2 डैश भी निकालना है, क्योंकि अगर समय अलग कर दिया तो उसकी स्थिति बदल जाएगी, स्थिति बदल जाएगी तो फिर वो मापन नहीं रहेगा। तो यहां पर एक इसेंशियल कंडीशन क्या है कि जब भी आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या अप्लाई करोगे तो टी डैश और टी को अलग अलग नहीं मानोगे, उसको एक ही मानोगे। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अभी मैं लिख दूंगा कि लंबाई के उचित मापन के लिए बहुत जरूरी है कि जो माप घटना है वो कैसी होनी चाहिए, समकालिक होनी चाहिए। भाई लंबाई का मापन भी क्या है, घटना है, ये घटना समकालिक एक ही समय पर होना चाहिए। सारा काम आप एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको करना है। जिस समय आप x1 x2 माप रहे हो उसी समय आपको x1 डैश और x2 डैश का मापन करना है। तो वो लाइन में यहां लिख देता हूं, उसको भी आप नोट कर लीजिए एक बार। तो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लंबाई के उचित मापन के लिए आवश्यक है कि किसी छड़ के दोनों सिरों की स्थितियों का मापन समकालिक हो। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप इन दोनों निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी छड़ की लंबाई को माप रहे हो, और छड़ की लंबाई को हम कैसे मापेंगे, उसके दोनों सिरों के निर्देशांकों को ज्ञात करके, यानी x1 और x2। और अगर इस फ्रेम की बात करूं तो x1 डैश और x2 डैश। तो ये जितना भी मेजरमेंट है वो एक ही समय पर होना चाहिए, अलग अलग समय नहीं। पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स कर लिया, उसी समय आपको ये क्या करना है, मेजरमेंट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन अगर नहीं लिखी तो फिर इसका मतलब है कि आपको चीज समझ में नहीं आई। समझ के, ये कंडीशन है, एक ही समय पर मापन है। अब देखो हम करेंगे कैसे इसको। अब सिचुएशन क्या है, डायग्राम वापस से देखिएगा। मेन डायग्राम तो आपका ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। उस डायग्राम को एक बार मैं काम करता हूँ, इसको रफ करके ही बना देता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर स्पेस मिल जाए, ठीक है। आप देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए मेरे पास सिचुएशन क्या है, ये है, ये मेरे पास एक फ्रेम है S, ठीक है। और इस फ्रेम के सापेक्ष को ये छड़ है, ठीक है, जो V वेग से चल रही है। ये छड़ है जो V वेग से चल रही है। अब छड़ को ले रहा हूं, अब सुनना क्या करने वाला हूं। अब मैं क्या करूं, एक अन्य निर्देश तंत्र को क्या करूं, इसी छड़ के साथ अटैच कर देता हूं। सिचुएशन कैसी है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति है और एक ट्रेन चल रही है, या ऐसा मतलब समझिए कि एक व्यक्ति भग रहा है, उस भगते व्यक्ति के साथ मैंने ट्रेन को जोड़ दिया। तो मेरे पास एक तो प्लेटफॉर्म निर्देश तंत्र हो गया और एक ट्रेन का निर्देश तंत्र हो गया। अब मुझे बताइए, व्यक्ति जो गतिशील है उसको मैंने ट्रेन के साथ अटैच कर दिया, तो ट्रेन के सापेक्ष अगर उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति की मैं वेलोसिटी का मेजरमेंट करता हूं तो मुझे कैसा दिखाई देगा, वो स्थिर दिखाई देगा। आप सिंपल सी बात सोचिए, ट्रेन चल रही है तेजी से, मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, दूसरा व्यक्ति भी बैठा है। किसी एक व्यक्ति को मैं कहता हूं भाई दूसरे व्यक्ति किस वेग से चल रहा है, तो वो ये थोड़ी कहेगा 100 किलोमीटर चल रहा है, उसको तो वो स्थिर दिखाई देगा। हाँ, बाहर खड़ा कोई व्यक्ति उसको 100 किलोमीटर पर सेकंड के या 100 किलोमीटर पर आवर्स के वेग से चलता हुआ दिखाई देगा, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में। आप इस चीज को समझे। मैं यहाँ क्या करूंगा कि मेरे पास एक फ्रेम S है और एक छड़ है जो S के सापेक्ष V वेग से चल रही है। अब मैं क्या करूंगा, एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश इस छड़ के साथ क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा इस तरह से, ये S डैश। तो एक तरह सिचुएशन क्या होगी, S डैश जो वो S के सापेक्ष V वेग से चल रहा है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, उसको अटैच कर दिया। समझ गए मेरी बात को। प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है और ट्रेन है, तो ट्रेन को अगर मैंने दौड़ते हुए व्यक्ति के साथ अटैच कर दिया, तो यहां पर खड़े व्यक्ति को तो चाहे ट्रेन की बात करूं चाहे उस दौड़ते व्यक्ति की बात करूं, वो दोनों किस वेग से गतिशील दिखाई देंगे, जिस वेग से वो चल रहे हैं। तो सिचुएशन वही है, ये छड़ चल रही थी, छड़ के साथ मैंने क्या कर दिया, फ्रेम को अटैच कर दिया। अब आप एक मुझे चीज बताइए कि इस छड़ के लिए तो ये फ्रेम स्थिर हुआ कि नहीं हुआ, और ये फ्रेम गतिशील हो गया इस छड़ के लिए, ठीक है ना। छड़ के लिए, छड़ जब चल रही है ये स्थिर है, तो ये तो इसको गतिशील दिखाई देगा, और ये फ्रेम क्या दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमारे पास दो तरह की लेंथ आएगी। एक होगी उचित लंबाई। उचित लंबाई वो लंबाई होती है जिसको हम स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष मापते हैं, और एक होती है आपकी संकुचित लंबाई, ठीक है ना, वो हम हमेशा गतिशील निर्देश तंत्र के सापेक्ष नापते हैं। तो इस केस में अगर इसके मैं निर्देशांक लेता हूं, मान लीजिए इस तरह से ये, ठीक है ना, इसके दो निर्देशांक होंगे छड़ के, एक तो होगा x1 x2 और एक होगा x1 डैश x2 डैश। तो मुझे बताइए कि इसकी उचित लंबाई क्या होगी, x2 माइनस x1 होगी या x2 डैश माइनस x1 डैश होगी। तो इसकी उचित लंबाई होगी x2 डैश माइनस x1 डैश। क्यों? क्योंकि अब s डैश के सापेक्ष ये क्या है, स्थिर है। ये ध्यान रखना आप, यहाँ ये गलती मत करना कि उचित लंबाई का मतलब स्थिर। स्थिर गतिशील हमेशा सापेक्ष है,
कोई भी वस्तु स्थिर भी हो सकती है, गतिशील भी हो सकती है, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके निर्देशांक मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूँ x1 डैश और x2 डैश, तो जब मैं उचित लंबाई निकालूंगा तो वो मेरी क्या होगी, x2 डैश माइनस x1 डैश होगी। तो ये सिचुएशन समझ में आई। इस सिचुएशन को आगे मैंने लैंग्वेज में भी लिखा है, उस लैंग्वेज को आप पढ़िए तब आपके और क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, माना एक क्षण x दिशा में निर्देश तंत्र s के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। मैंने बताया था s स्थिर है और क्षण v वेग से चल रही है। यदि x दिशा में v वेग से गतिशील एक अन्य जड़त्व निर्देश तंत्र s डैश की कल्पना की जाए तो इस निर्देश तंत्र में क्षण स्थिर प्रतीत होगी। मैंने क्या कह दिया, जिस वेग से क्षण चल रही है उसी वेग से गतिशील आप एक अन्य निर्देश तंत्र लोगे तो वो क्षण आपको कैसी दिखाई देगी, स्थिर दिखाई देगी। आप समझिए, वापस से बताता हूँ एग्जाम्पल। ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति, एक पटरी पर एक व्यक्ति दौड़ रहा है और दूसरी पटरी पर एक ट्रेन चल रही है। ये व्यक्ति मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, कोई भी मान लीजिए, और ये ट्रेन भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को ये व्यक्ति कैसा दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा, क्योंकि दोनों का वेग क्या है, समान है। तो मैंने यही लिखा है, एस डैश की कल्पना की जाए तो इस निर्देश तंत्र में क्षण कैसी प्रतीत होगी, स्थिर प्रतीत होगी। और जो चीज स्थिर प्रतीत होती है वही उसकी उचित लंबाई होती है। और इस फ्रेम में यानी एस डैश फ्रेम में क्षण की मापित लंबाई उचित लंबाई कहलाती है। तो मेरे हिसाब से जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपकी क्लियर हो गई होगी। तो उचित लंबाई जो है यहाँ पर x2 डैश माइनस x1 डैश है, और जो आप लंबाई x2 माइनस x1 निकालोगे वो उचित लंबाई नहीं होगी, वो एक अन्य लंबाई होगी। और वो लंबाई कैसी होगी, संकुचित होगी। यानी यहाँ पर देखो आपके पास दो तरह की लंबाई आएगी, एक तो होगी L0 जिसको मैं कहूँगा उचित लंबाई, और एक होगी L0 तो आपकी होगी x2 डैश माइनस x1 डैश, और ये होगी x2 माइनस x1। तो आप खुद देखिएगा अभी कि जो x2 माइनस x1 निकल करके आएगी L हमेशा क्या होगी, L0 से छोटी होगी। तभी तो हम कहेंगे कि लंबाई क्या होगी, संकुचित होगी। तो अभी मैं उसको पूरा डेराइव करके आपको बता देता हूं, उस लास्ट स्टेप को भी आप नोट कर लीजिए। तो अब देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, अतः क्षण की उचित लंबाई क्या हो जाएगी, L0 इजिकल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना कि उचित लंबाई हमेशा उस निर्देश तंत्र में मापते हैं जिसको हम स्थिर मानते हैं। तो यहाँ पर स्थिर कौन सा है, हमारा S डैश है, क्योंकि उसी के साथ हमने क्या किया, क्षण को अटैच कर दिया। फिर मैंने एक लाइन इंपॉर्टेंट और लिखी है, जहां x1 डैश वो x2 डैश एक ही समय t पर मापित है। इस लाइन का क्या मतलब है, जो लाइन हमने सबसे पहले लिखी थी, क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, लंबाई के उचित मापन के लिए आवश्यक है कि किसी क्षण के दोनों सिरों की स्थितियों का मापन समकालिक हो। ऐसा नहीं हो कि x1 को तो आपने माप लिया किसी समय t1 पर, x2 को माप लिया किसी समय t2 पर, फिर x1 डैश को माप लिया किसी समय t1 डैश पर, x2 डैश को माप लिया किसी समय t2 डैश पर। नहीं, ये जितने भी मेजरमेंट है वो सारे के सारे t समय पर होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही बात मैंने लिखी है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, उचित लंबाई आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक दूसरा निर्देश तंत्र क्या है, S डैश है। मैंने वही लाइन देखो आगे लिखी है, क्या लिखा है, निर्देश तंत्र S डैश में क्षण के सिरे x1 x2 होंगे हो तथा इन्हें भी समय t पर मापा जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, समय सेम रहेगा, समय t पर मापा जाए। तो इस निर्देश तंत्र में क्षण की प्रेक्षित लंबाई कितनी होगी, उस लंबाई को मैं क्या कहूंगा, L, और L हो जाएगी आपकी x2 माइनस x1 समीकरण नंबर 2। ये चीज आपको पता चल गई। तो आपके पास दो तरह की लंबाई आ गई, एक L0 जो स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष है और एक L जो गतिशील निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। अब हम क्या करेंगे, लोरेंज रूपांतरण काम में लेंगे। लोरेंज रूपांतरण क्यों काम में लेंगे, क्योंकि आपने खुद ने क्या लिखा है, देखो ये जो निर्देश तंत्र S के सापेक्ष किस वेग से चल रहा है, V इज कंपेरेबल टू C वेग से चल रहा है। और जब ये V इज कंपेरेबल टू C वेग होता है तो उस स्थिति में लोरेंज रूपांतरण संबंधी हम काम में लेते हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक लाइन लिख लीजिए आप लिखिए लोरेंज रूपांतरण से। लोरेंज रूपांतरण से आप क्या लिखोगे, हमें तो केवल x डैश चाहिए। x डैश क्या होता है, x डैश होता है x अल्फा x माइनस वी टी। हमें चाहिए दो चीज़ें, एक तो चाहिए x1 डैश, तो वो हो जाएगा आपका अल्फा x1 माइनस वी टी, और x2 डैश क्या हो जाएगा अल्फा x2 माइनस वी टी। हिसाब से यहाँ पर t1 t2 होना चाहिए, लेकिन हमने पहले से ही कह दिया है कि t1 t2 t1 डैश t2 डैश कुछ भी नहीं जो कुछ है सब कुछ t है, और जो t डैश है वो भी t है। मतलब t डैश इक्वल टू सब t जहाँ भी है वो सब जगह सेम रहेगा, क्योंकि हम सारा मेजरमेंट क्या कर रहे हैं, एक ही समय पर कर रहे हैं, इसलिए t का कोई इश्यू ही नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, दोनों आ गए। अब इन दोनों मान को मैं समीकरण नंबर किस में रखूंगा, समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। तो ये मेरे पास जो दो इक्वेशन आई है समीकरण नंबर 3, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 व 3 से। 1 व 3 से आप क्या लिख सकते हो, ये L0 x2 डैश क्या है अल्फा x2 माइनस वी टी माइनस अल्फा x1 माइनस वी टी। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो अल्फा तो कॉमन,
एक पद तो आ गया आपका x2 माइनस x1, ये हो गया माइनस वीटी और ये माइनस माइनस प्लस वीटी, तो वो हो गया कैंसिल आउट। तो मेरे पास केवल ये पद बचा और इसको मैं क्या लिखूंगा, ये L0, ये अल्फा, ये सिंपली हो गया L। क्यों? क्योंकि x2 माइनस x क्या है, L है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या स्थिति आ गई, जो L है वो क्या आ गया, L0 अपॉन अल्फा, और अल्फा खुद क्या है, अल्फा है 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो L इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर L0। देखिए आप एक बार इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको याद भी रखनी है। अब मुझे बताइए कि तीन स्थितियां हैं, एक L इज ग्रेटर देन L0, एक L इज इक्वल टू L0, एक L इज लेस देन L0। तो कौन सी स्थिति होगी, L इज इक्वल टू L0 तो हो नहीं सकती। अब ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, इसका मान तो एक से छोटा है, क्योंकि c बड़ा है तो एक में से कुछ ना कुछ घट रहा है, तो इसका मान एक से छोटा है। एक से अगर छोटा है और एक से छोटी राशि अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो राशि क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इस रिलेशन से, चूंकि ये एक से छोटी राशि है, तो इस रिलेशन से ये तय होता है कि ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा L इज लेस देन L0। तो आपका फाइनल निष्कर्ष क्या आ गया। इस फाइनल निष्कर्ष को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आप चाहो तो ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, L इज लेस देन L0। और L इज लेस देन L0 इसका मतलब क्या है, L0 है आपकी उचित लंबाई और L है आपकी गतिशील निर्देश तंत्र में प्रेक्षित लंबाई। और गतिशील निर्देश तंत्र में जो प्रेक्षित लंबाई है वो आपको कम प्राप्त हो रही है। कम प्राप्त होने का मतलब है कि लंबाई क्या हो गई, संकुचित हो गई। तो यही आपका निष्कर्ष था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आएगा। मैंने एक एक चीज को पूरा डिटेल में आपको समझाया है। होपफुली ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो इसका निष्कर्ष आप लास्ट में क्या लिखोगे, मैं लिख देता हूं, आप लास्ट में लाइन लिख लीजिए, अतः स्पष्ट है कि गतिशील निर्देश तंत्र में छड़ की लंबाई संकुचित प्रेक्षित होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संकुचित प्रेक्षित होगी। यानी कहने का मतलब है आप कोई भी लंबाई निकालिए, दो निर्देश तंत्र, एक गतिशील एक स्थिर, तो गतिशील में हमेशा वो लंबाई आपको कैसी दिखाई देगी, संकुचित। लेकिन गतिशील का ध्यान रखना, वेग कंपेरेबल टू सी होना चाहिए। कंपेरेबल टू सी नहीं है तो लंबाई में कोई संकुचन नहीं होगा। लंबाई में संकुचन या जो भी हमने चार चीजें लिखी है, समकालिकता, टाइम डायलेशन, जो भी, वो सारे के सारे तब हैं जब v इज कंपेरेबल टू सी है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, L0 इजिकल टू अल्फा L, या ये कोई भी याद रख लीजिए, आपको पता होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हम आराम से क्वेश्चनों की करेंगे। तो अब इस लेक्चर में तो हम यही चीज समझेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समकालिकता को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू। इसमें गणित और विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों को समझने की सहायता मिलती है।